इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टूल पीरियोडिक टेबल के बारे में सीखेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम पीरियोडिक टेबल की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट पार्ट में हम यह डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट की होती हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम पीरियोडिक टेबल को समझें, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप इस ड्राइंग में कलर करना चाहते हैं और आपके पास कुछ कलर पेंसिल्स हैं। आप कलर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि सबसे पहला लॉजिकल स्टेप जो है वो यही होगा कि हम सबसे पहले इन रैंडम कलर पेंसिल्स को सॉर्ट करके इन्हें ग्रुप्स में अरेंज कर लें। यानी सबसे पहले एक कलर की सभी शेड्स को डार्कर से लाइटर कलर तक अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कलर की शेड्स को और इस तरह बाकी सभी कलर की पेंसिल्स को अरेंज कर लेंगे। और इस तरह करने से हमारे लिए सिर्फ इस ड्राइंग को कलर करना आसान नहीं होगा, बल्कि फ्यूचर में भी हम जब किसी भी ड्राइंग में कलर करेंगे तो हम इन सॉर्टेड कलर पेंसिल्स की मदद से आसानी के साथ उस ड्राइंग में कलर फिल कर लेंगे। इन कलर पेंसिल्स की तरह ही केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं। एलिमेंट्स के डिफरेंट तरीके से आपस में कंबाइन होने से हमें डिफरेंट तरह के मैटर्स मिलते हैं और अगर हम इन मैटर्स की केमिस्ट्री को सही से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो हमारे लिए भी यही बेहतर होगा कि हम इन एलिमेंट्स को एक खास तरतीब के साथ इस तरह से अरेंज करें कि ये एक जैसे एलिमेंट्स के ग्रुप में आ जाएं, जिससे हमें मैटर की केमिस्ट्री को स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलेगी। वैसे तो पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, लेकिन इस वीडियो में हम उस हिस्ट्री को बस ब्रीफली डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री की अर्ली हिस्ट्री में जिन दो साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश की, उनमें टोब्राइनर और न्यूलैंड्स ने तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल लोथर मेयर और डिमिट्री मेंडलेव ने प्ले किया, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली रिसर्च करते हुए पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाया। इनके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बेसिस पर अरेंज करें तो एक खास नंबर के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, जिसे इन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। और मेंडलेव को तो अपनी इस थ्योरी पर इतना यकीन था कि उन्होंने इसी थ्योरी को यूज़ करते हुए उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को भी प्रिडिक्ट किया जो कि अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। और इसीलिए एक लंबे अरसे तक मेंडलेव का पीरियोडिक टेबल ही यूज़ होता रहा। लेकिन फिर मोज़ले और बोर ने मेंडलेव के टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की और एलिमेंट्स को एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज किया, जिसके बाद हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में इस तरह से अरेंज किया गया है कि एक कॉलम में आने वाली सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हों। और इस तरह अब तक डिस्कवर किए गए 118 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर अरेंज कर दिया गया। इन 118 एलिमेंट्स में से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन 24 ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिन्हें हम सिंथेटिक एलिमेंट्स कहते हैं। सिंथेटिक एलिमेंट्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते और उन्हें हम लेबोरेटरीज में काफ़ी एडवांस रिसर्च के बाद क्रिएट करते हैं। फिर पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। किसी टेबल में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और किसी टेबल में कम, लेकिन आमतौर पर तीन चीज़ें हर पीरियोडिक टेबल में मेंशन होती हैं। एलिमेंट्स का सिंबल मेंशन करना तो लाजमी है और इसके साथ ही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर भी मेंशन करना लाजमी है। लेकिन फिर इसके अलावा मेजॉरिटी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ उनका रिलेटिव एटॉमिक मास भी मेंशन होता है। अच्छा, अब जबकि हमें पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिराइव करना आ गया है, तो हम ये देखते हैं कि टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है। तो ये तो हमने भी डिस्कस किया कि हम एलिमेंट्स को लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर अरेंज करते हैं, लेकिन हर टेबल में लेफ्ट टू राइट टोटल 7 रोज बनती हैं, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। और हर पीरियड को एक खास नंबर भी दिया गया है। पीरियड नंबर 5 तक तो एलिमेंट्स एक कंटिन्यूटी के साथ अरेंज किए गए हैं, लेकिन पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7 में बेरियम और रेडियम के बाद एलिमेंट्स की एक ऐसी सीरीज आती है जिन्हें पीरियोडिक टेबल के बाहर दो अलग रोज में अरेंज कर दिया जाता है। इन रोज को हम लेंथोनॉइड और एक्टोनॉइड सीरीज कहते हैं और ये नाम इनको इन सीरीज के पहले एलिमेंट्स की वजह से दिया गया है। असल में तो ये दोनों सीरीज यानी लेंथोनॉइड और एक्टोनॉइड सीरीज बेरियम और रेडियम के बाद ही आती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें इस तरह टेबल के अंदर ही ऐड करें तो इससे हमारा टेबल काफ़ी लेंथी हो जाएगा। और फिर इसके अलावा इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। तो बजाय इसके कि हम इन्हें बिला वजह पीरियोडिक टेबल के अंदर ही ऐड करें, यही बेहतर था कि इन्हें हम टेबल के बाहर अलग से लिखें। और अब अगर हम पीरियड के टोटल एलिमेंट्स को गिनें तो पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होंगे और इसीलिए इसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं। फिर सेकंड और थर्ड पीरियड में 8-8 एलिमेंट्स हैं, तो इन्हें हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18-18 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्ग पीरियड्स हैं। लेकिन सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड में 32-32 एलिमेंट्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल के लॉन्गेस्ट पीरियड्स कहलाते हैं। फिर सेवन्थ पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट पीरियड है और जो भी न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे या क्रिएट किए जाएंगे उन्हें हम इसी पीरियड में प्लेस करेंगे। फिर लेफ्ट टू राइट रोज के अलावा पीरियोडिक टेबल में कॉलम्स भी हैं, जिनमें टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। इन कॉलम्स को हम ग्रुप कहते हैं। पीरियड्स की तरह ग्रुप्स को भी हम नंबर्स के साथ इंडिकेट करते हैं और हमारे पास टेबल में टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स या ग्रुप्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं ग्रुप्स की वजह से है, क्योंकि इन ग्रुप्स में प्रेजेंट बहुत से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के साथ मिलती जुलती हैं और इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स के बारे में अभी ये थोड़ी देर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी शायद आपके ज़हन में अगेन एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड सीरीज़ हैं, इन्हें हम किस तरह से ग्रुप्स में प्लेस करते हैं। तो इन दोनों सीरीज़ को हम ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के साथ प्लेस करते हैं और इसी वजह से ग्रुप 3 जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप होता है, जिसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। फिर इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को डिफरेंट कलर के साथ कलर कोड भी किया जाता है। तो ऐसा इसलिए है ताकि हम डिफरेंट एलिमेंट्स के टाइप्स में डिफरेंशिएट कर सकें। हर टेबल में डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। इस टेबल में जो पिंक कलर है वो अलग अलग मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो लाइट पर्पल कलर है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। येलो कलर के साथ ट्रांजिशन मेटल्स को कोड किया गया है। ग्रे कलर के साथ बेसिक मेटल्स को इंडिकेट किया गया है। फिर ब्लूइश पर्पल कलर के साथ मेटालॉइड्स को इंडिकेट किया गया है। लाइट ब्लू कलर नॉन मेटल्स को इंडिकेट कर रहा है। रेड कलर हैलोजेंस को और ग्रीन कलर नोबल गैसेस को इंडिकेट कर रहा है। फिर जो ये लास्ट दो कलर्स हैं ये लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर की बेसिस पर अरेंज करने के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट क्यों होती हैं। तो इसकी मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा किसी भी और एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स की दो टाइप्स होती हैं। एक तो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एटम में न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स एटम के आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि ये किसी भी एटम के केमिकल बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया जाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अलावा बाकी शेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को कोर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये केमिकल बॉन्डिंग को अफेक्ट नहीं करते। ये इलेक्ट्रॉन्स खुद केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते लेकिन केमिकल बॉन्डिंग को अफेक्ट ज़रूर करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में डायरेक्टली सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही इन्वॉल्व होंगे और इन दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स के इफेक्ट को हम नेक्स्ट शील्डिंग इफेक्ट वाली वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और अब अगर मैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के साथ उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी मेंशन कर दूं तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ अगर आप नोट करें तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप में प्रेजेंट मेजॉरिटी एलिमेंट्स के इक्वल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स सेम सबशेल में प्रेजेंट हैं और इसीलिए एक ग्रुप में सभी एलिमेंट्स के सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं। और यही वजह है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर अरेंज करने की, ताकि हम एलिमेंट्स को उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ग्रुप कर सकें। इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पर हम टेबल में एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के चार मोस्ट कॉमन सबशेल्स हैं। एस सबशेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी सबशेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी सबशेल जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ सबशेल जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ग्रुप 1 और 2 में वो एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में हैं। क्योंकि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इसीलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स आते हैं। फिर इसके बाद टेबल में फार राइट साइड पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सबशेल में हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स एस सबशेल में होते हैं लेकिन क्योंकि हीलियम की प्रॉपर्टीज़ नोबल गैसेस से मिलती हैं तो इसीलिए मजबूरन हमें इसे पी ब्लॉक में ही प्लेस करना पड़ता है। और फिर क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं तो इसलिए पी ब्लॉक में भी 6 ग्रुप्स होते हैं, 13 से लेकर 18 तक। पी ब्लॉक के बाद आता है डी ब्लॉक जो कि ये सेंटर में प्लेस्ड है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में कुछ वेरिएशंस हैं लेकिन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ सेम भी हैं तो इसीलिए इन्हें भी हम एक साथ डी ब्लॉक में रखते हैं। और क्योंकि डी सबशेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इसलिए डी ब्लॉक में भी सिर्फ 10 ग्रुप्स आते हैं। और सबसे लास्ट में आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज आती हैं। इन सभी एलिमेंट्स में सिर्फ लैंथेनम, एक्टिनम और दोनों सीरीज के आखिरी 2 एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सबशेल को फिल कर रहे हैं। और फिर क्योंकि इन सीरीज के बाकी सभी मेंबर्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज ब्लॉक के बाकी मेंबर से रिजेंबल करती हैं तो इसीलिए इन्हें भी हम सेम ब्लॉक में यानी एफ ब्लॉक में प्लेस करते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए है कि केमिस्ट्री में हम मेनली इन ब्लॉक्स के एलिमेंट को ही स्टडी करते हैं और फिर यही एलिमेंट्स हमारे यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंटली एक्सिस्ट भी करते हैं तो इसीलिए हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा, अब जबकि हमने पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को और क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझ लिया है तो अब लास्ट में हम इन 18 ग्रुप्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन को निकाल कर फर्स्ट ग्रुप के सभी एलिमेंट्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स सॉफ्ट, शाइनी और हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं और इन सभी एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा जो कि एस सब शेल में प्रेजेंट होता है। इन मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स इसलिए कहते हैं कि जब इस ग्रुप के मेंबर्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कलीज बनाते हैं जो कि केमिकल्स की एक टाइप है। अल्कली मेटल्स पानी के साथ बहुत तेज़ी के साथ रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करती हैं जिससे रिएक्शन से निकली हुई हीट की वजह से आग लग जाती है। तो चाहे ये रिएक्शन कितना ही मज़े का क्यों ना लग रहा हो, आई वुड रिकमेंड कि आप ये खुद से ट्राई करें अनलेस कि आप एक ट्रेंड केमिस्ट हैं जिसे सभी प्रिकॉशनरी मेजर्स का पता है। फिर अल्कली मेटल्स जो हैं वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं
जिसमें अल्कली मेटल्स पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। अल्कली मेटल्स के बाद आते हैं अल्काइन अर्थ मेटल्स। ये मेटल्स भी सिल्वरी वाइट होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत ये थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन उनके मुकाबले में थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। और अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, तो इनमें इनके साथ वाली अल्कली मेटल से एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यानी इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि एस सबशेल में प्रेजेंट होते हैं। और अगर इनके नाम की बात करें, तो इन्हें अल्कली तो इसीलिए कहते हैं कि ये भी पानी के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाती हैं, और अर्थ इसलिए कहते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते और हीट को भी बर्दाश्त करते हैं। और केमिस्ट्री की अर्ली हिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स के लिए अर्थ का वर्ड यूज़ किया जाता था, तो इसलिए इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को कंबाइन करके इन मेटल्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। फिर अल्कली मेटल्स की तरह ही अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी नॉन मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड्स बनाती हैं, लेकिन जहाँ अल्कली मेटल्स पर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है, इनके 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके पॉजिटिव 2 चार्ज के साथ कैटायंस बनाती हैं। फिर पीरियोडिक टेबल में फार राइट साइड पर ग्रुप 18 है, जिसे हम नोबल गैसेस कहते हैं। ये ऐसी गैसेस हैं जिनका ना तो कोई कलर होता है, ना इनका कोई ऑर्डर या स्मेल होती है, ना ही इनका कोई टेस्ट होता है, और ना ही इनको आग लगती है। और इनके वैलेंस शेल में जो एस और पी सब शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल होते हैं, जिसकी वजह से नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। ये गैसेस किसी दूसरे एटम के साथ केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। सिर्फ क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन जो हैं वो कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन वो कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और बहुत जल्दी टूट जाते हैं। नोबल गैसेस की इस कम रिएक्टिविटी की वजह है इनकी परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि इनको केमिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतनी स्पेशल है कि बाकी सभी एलिमेंट्स भी इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इनकी इस नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह से नोबल गैसेस को हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें चीज़ों को केमिकल रिएक्शन से रोकना होता है। जैसे कि बल्ब्स के अंदर फिलामेंट्स को बर्न होने या ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए इन बल्ब्स के अंदर नोबल गैस को फिल किया जाता है, जिससे ये बल्ब्स काफ़ी देर तक चलते रहते हैं। नोबल गैसेस के बाद पीरियोडिक टेबल में एक और इंपॉर्टेंट ग्रुप है, जिसे हम हैलोजेंस कहते हैं। सभी हैलोजेंस के एटम्स में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन्हें अपने पास वाली नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। हैलोजेंस को हैलोजन इसलिए कहते हैं कि ये सॉल्ट बनाती हैं। जब भी हैलोजन एक मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो एक सॉल्ट बनता है। हम जो सॉल्ट अपने खानों में यूज़ करते हैं वो भी एक हैलोजन और एक मेटल के आपस में रिएक्शन से बनता है। हैलोजेंस जो हैं वो 2 तरह के केमिकल बॉन्ड बना सकती हैं। अगर तो वो मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगी तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगी तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और क्योंकि हैलोजेंस के वैलेंस शेल में नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए हैलोजेंस वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके -1 चार्ज वाला एनाइन बनाती है। वैसे तो हैलोजेंस के अलावा भी पीरियोडिक टेबल में बहुत से इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इस वीडियो में सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट्स को कंसीडर किया है, तो इसलिए मैं उन ग्रुप्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि उन्हें हम फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करते हैं। आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और हम स्टार्ट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट से। मैं इन प्रॉपर्टीज़ को इन दोनों कंसेप्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट्स बाकी जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर हम इन दोनों को कंसेप्चुअल लेवल पर समझ लें तो हमारे लिए बाकी सभी कंसेप्ट्स को समझना आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।